नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बकाया ना चुकाने पर सर्विस टैक्स विभाग ने की माल्या की गिरफ्तारी की मांग। सुप्रीम कोर्ट में बैंक भी ठुकराएंगे माल्या का सेटलमेंट प्रस्ताव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। टाटा स्टील ने यूके के स्टील बिजनेस को बेचने की प्रक्रिया तेज की। टाटा ग्रुप चेयरमैन से मिलने आए ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी ने कहा 11 अप्रैल से प्लांट बेचने पर शुरू होगा काम। आईपीएल मैचों में पानी की बर्बादी पर मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। पूछा खेल जरूरी है या जिंदगी। सूखे पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। पनामा लीक्स की तीसरी लिस्ट में कुछ और बड़े चेहरे। मोदी ग्रुप के सतीश मोदी, सिंटेक्स के राहुल पटेल, संजय पोखरियाल और वीरा राडिया के नाम। कच्चा तेल इंपोर्ट करने के लिए कंपनियों को नहीं लेनी होगी सरकार की मंजूरी। स्पेक्ट्रम इस्तेमाल में आजादी को भी हरी झंडी। एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ये आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट है, ये आपको मारा जा रहा है, ये आपसे एक्साइज नहीं लिया जा रहा है। ज्वेलर्स को मिला हाथ का साथ। ज्वेलर्स से मिले राहुल गांधी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर ने राहुल पर कसा तंज। राहुल गांधी जी तो आजकल उनको आप कहीं भी निमंत्रण दिए चले जाते हैं, ये उनका अधिकार है, मैं कैसे रोक सकता हूं। वो जेएनयू भी चले गए। और टाटा ने पेश की छोटी हैचबैक टियागो कार की कीमत 3,20,000 रुपए से 5,54,000 तक। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। माल्या के 4,000 करोड़ के सेटलमेंट प्लान को बैंक सिरे से खारिज कर सकते हैं। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बैंकों को 6,000 करोड़ से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आइए हमारी सहयोगी रितु सिंह। रितु से बात करते हैं, लेते हैं और अपडेट इस मामले में। रितु, ये बताएं कि बैंकों को सुप्रीम कोर्ट को जो है माल्या के प्रस्ताव पर अपनी राय देनी है, लेकिन आपसे ये समझ आएंगे क्या स्टैंड लिया गया है फिलहाल अभी। किंगफिशर एयरलाइंस के सेटलमेंट के केस में बैंकर्स के साथ कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और सूत्रों से हमें ये पता चला है कि बैंकर्स को विजय माल्या का 4,000 करोड़ का ऑफर मंजूर शायद नहीं होगा। इसका कारण ये है कि विजय माल्या के ऑफर में अपने दर्शकों को याद दिलाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का रीपेमेंट दिया है। 10,000 करोड़ के रुपए के लोन के बदले में उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए भी दे पाएंगे अगर उनका जीई के साथ सेटलमेंट हो जाता है। बट बैंकर्स का ये कहना है ये 2,000 करोड़ रुपए की रकम काफी अनसर्टन है कि उन्हें मिलेगी या नहीं। देयरफॉर इसे फाइनल ऑफर का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। बैंकर्स का कहना है कि 6,000 करोड़ रुपए की जो प्रिंसिपल रकम है वो फॉरगो नहीं करेंगे। वो मिनिमम नंबर है जो वो विजय माल्या से इतना अमाउंट चाहते हैं। उसके अलावा 6,000 करोड़ रुपए के ऊपर जो कि पिछले 5 साल में इंटरेस्ट की रकम अक्रू हुई है जो कि करीब 3,500 करोड़ रुपए है, उसका भी एक पोर्शन वो चाहते हैं कि विजय माल्या उन्हें वापस दे। सो कुल मिलाकर करीब 9,000 करोड़ रुपए की रकम है जो लेंडर्स चाहते हैं विजय माल्या एटलीस्ट उन्हें ऑफर करे। सो ये अनलाइकली है कि वो 4,000 करोड़ रुपए का ऑफर लेके सेटल कर पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए ऋतु। दूसरी ओर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी विजय माल्या से अपनी वसूली करने का मन बना चुका है। सर्विस टैक्स विभाग ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में माल्या की गिरफ्तारी के लिए अपील भी की है और माल्या पर सर्विस टैक्स विभाग का 155 करोड़ रुपए बकाया है। हम आगे बढ़ते हैं। विकीलीक्स, स्विस लीक्स के बाद पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पनामा लीक्स की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस लिस्ट में मोदी ग्रुप के सतीश मोदी, सिंटेक्स के राहुल पटेल, जुपिटर ग्रुप के प्रीतम बोथरा और श्वेता गुप्ता का नाम शामिल है। फर्म के कागजातों में नीरा राडिया और संजय पोखरियाल का नाम भी शामिल है और इनके अलावा नंदन क्लिंटेक के मोथुरी श्रीनिवास प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है और प्रसाद सिका इंडस्ट्रीज के को ओनर भी हैं। लिस्ट में विनोद अदानी का नाम आने पर अदानी ग्रुप ने सफाई जारी की है। उनके मुताबिक उनके भाई विनोद अदानी 30 साल से एनआरआई हैं और इसीलिए देश के बाहर कई जगह उनका अपना बिजनेस है। उनके बड़े भाई विनोद अदानी ने साफ यहां पर सफाई दी है कि गौतम अदानी का नाम मामले को सनसनी फैलाने के लिए लिया जा रहा है। तो यहां नाम पर नाम आए जा रहे हैं। जाहिर है सरकार पर कुछ एक्शन लेने का दबाव भी होगा। सरकार क्या कर रही है इस बारे में बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय।
सरकार का जो एक्शन प्लान है उसके दो पहलू हैं। सबसे पहला तो ये है कि जितने भी लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के बारे में हर जरूरी जानकारी जुटाई जाए। सूत्रों की माने तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने 16 जो स्थानीय कार्यालय हैं उनको इन नामों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है। इन नामों के जो बैंक खाते हैं उन बैंक खातों के ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे और तब ये देखा जाए कि इन लोगों ने जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था क्या उसमें इस संपत्ति का ब्यौरा दिया था कि नहीं दिया था। ये शुरुआती जांच होगी। इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है सरकार की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से, वो ये है कि इनमें से कई मामले काफी पुराने हैं, उनके लिए तथ्य जुटाना मुश्किल होगा। कुछ लोग अब की मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों से सबूत ले पाना मुश्किल होगा। हालांकि राहत की बात ये आ रही है कि पनामा सरकार ने कहा है कि जो भी देश इस मामले में उनसे जो भी जानकारी चाहेगा उसके बारे में पनामा सरकार उनकी मदद करेगी। तो ये एक राहत की बात है जिसको लेकर जांच एजेंसियां थोड़े से उत्साहित हैं कि शायद उनको सफलता कुछ हद तक मिल जाए। हम आगे बढ़ते हैं। अब बूंद बूंद तरसती जिंदगी पर खास पेशकश। पिच पर पानी बरसे और बूंद बूंद को जिंदगी तरसे, ये दो तस्वीरें सूखे की त्रासदी की गवाह है। मराठवाड़ा में बिन पानी सांसें उखड़ रही हैं, तो आईपीएल की मस्ती के लिए 60 लाख लीटर पानी पिच पर बहा दिया जाता है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कुछ ऐसा ही सवाल पूछा। कोर्ट ने जवाब मांगा कि क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी है आईपीएल की मस्ती। लातूर के लिए 55 लाख लीटर पानी अगर काफी नहीं है तो महाराष्ट्र में जितने ड्राउट अफेक्टेड एरियाज है जो पुणे के मुंबई के भी आसपास है उनके लिए काफी करोड़ लीटर का पानी चाहिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की स्थिति में नहीं है। और बॉम्बे का पीने का पानी जो है ये पिच बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये मांग की है कि आईपीएल कमिश्नर को प्रति लीटर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाए, जिससे कि महाराष्ट्र के जितने ड्राउट अफेक्टेड दुष्काली इलाके हैं उसमें हर फैमिली में जो ज्वाइंट फैमिली रहती है ज्यादा करके गांवों में उनको प्रति फैमिली 1000 लीटर का दिन का इस पानी मिल जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य में सूखे पर केंद्र से जवाब तलब किया है। स्वराज अभियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 राज्य सूखे की चपेट में है और केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। साथ ही कोर्ट ने मनरेगा फंड में देरी पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे हालात में केंद्र आंखें बंद करके नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों में मनरेगा और फंड देने को लेकर केंद्र को हलफनामा दायर करने को कहा। चलिए इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव। स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। सबसे पहला सवाल आपसे हम साफ तौर से यही पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र से जवाब मांगा ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि केंद्र सूखे की समस्या पर आंखें मूंद कर बैठी है? पिछले कई महीनों से इस देश में भयंकर सूखा है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 40% इलाके में सूखा है। इस देश में कोई 2.5 लाख पंचायत हैं, उनमें से 1 लाख में सूखा है। किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, पशुओं के पास चारा नहीं है और अब पीने के पानी का संकट है। अगर आप देखें कि कितना बड़ा संकट है और फिर आप देखें कि सरकारें क्या कर रही हैं। मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं करता, केंद्र और राज्य सरकारें सबको मिला लीजिए। कुल मिला के उस तरह का जवाब तो नहीं है जैसा इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा में होना चाहिए। और सचमुच इस देश के मीडिया को देख के तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये सूखा भारत में हो रहा है या कि इथियोपिया में हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और देखिए 6 महीने बाद भी ये खबर इसलिए बना है क्योंकि अब इससे पीने के पानी का संकट हो गया है और पीने के पानी का संकट कुछ शहरों को छूने लगा है। तब हम जागे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कड़क बातें कही हैं तब हम जागे हैं। नहीं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरा देश समाज आंख मूंद के बैठा है इस सूखे के ऊपर। बिल्कुल, आपने राज्यों की यहाँ पर बात की है योगेंद्र जी, तो क्या 9 राज्यों में सूखा जो है अब मानवीय त्रासदी बन गया है? ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन सरकार प्रोएक्टिव तरीके से निपटने के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन क्या आपके हिसाब से, क्या आपको लगता है कि वो इसे लेकर उदासीन है?
जी, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हमने जो पिटीशन लगाई है उसमें हमने यही कहा है। हमने कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है ऐसी स्थिति में उन 10 राज्यों में जहां सूखा घोषित हो चुका है और उन 3 राज्यों में जहां सूखा घोषित होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, उन सभी इलाकों में सरकारों की जिम्मेवारी बनती है न सिर्फ पीने के पानी की, जिसकी बात अभी हो रही है, पीने के पानी के बारे में भारत सरकार के अपने लिखे हुए बहुत सुंदर गाइडलाइन है। काश ये सरकार अपने ही गाइडलाइन को चुन लेती, और हमने सुप्रीम कोर्ट में बार बार दिखाया कि ये सरकार का अपना मैनुअल है, कृपया सरकार से लागू करवा दीजिए। लेकिन सवाल केवल पीने के पानी का नहीं है। याद रखिए, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उस बर्बाद फसल का मुआवजा उन्हें नहीं मिला है, किसानों को लोन ऋण वगैरह जो थे उसके ऊपर छूट मिलनी चाहिए थी, ज्यादातर केसेस में वो उन्हें नहीं मिली है। याद रखिए कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं इस देश के काफी इलाकों में, और वहां हमने कहा था कि उनको 2 किलो दाल देना शुरू कर दीजिए हर घर को 1 महीने में, और 1 किलो तेल, वो नहीं मिल रहा है। हमने कहा कि बच्चों को 1 गिलास दूध देना शुरू कर दें मिड डे मील स्कीम में, क्योंकि उनको घर पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ है। और हमने कहा कि मनरेगा की स्कीम को लागू करवा दीजिए, जो कानून में लिखा हुआ है, और सरकारें उसको लागू करने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है बहुत बड़ा फासला है उसमें जो होना चाहिए था और वो जो हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीएल को पानी पर आज महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी केंद्र पर थोप रही हैं? देखिए, राज्य और केंद्र सरकार दोनों खो खो खेलती रहती हैं। हम कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार कहती है हमने एडवाइजरी इशू कर दिया। हम पूछते हैं कि वो बच्चों को दूध अंडा क्यों नहीं दे देते, वो कहते हैं राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार कहती है अभी हमें केंद्र सरकार से ग्रांट नहीं आया, हम क्या करें। यदि राजनीतिक इच्छा होती है तो इस तरह का खो खो नहीं खेला जाता। ये खो खो तभी खेला जाता है जब आपको लगता है कि करना तो है नहीं, किसी तरह से फाइल का पेट भर दें। यही सब राज्य सरकारें भी कर रही हैं और केंद्र सरकार भी कर रही है। तो इसमें किसी एक को दोष देना गलत होगा, लेकिन किसी एक को छोड़ देना भी गलत होगा। ये सब का पूरे हमारा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, और दुर्भाग्य ये है कि ये देश सुप्रीम कोर्ट की फटकार से जागा है, जिसके बारे में हम सबको जागना चाहिए था। तो केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, राज्य सरकारें भी जिम्मेवार हैं। कहीं कहीं कुछ अच्छे काम हुए हैं, उससे इंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कुल मिला के इस देश में सूखे पे जिस तरह से जाग के काम किया जाता था पूरी सरकारी मशीनरी द्वारा, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप, यानी क्या स्वराज अभियान भी सूखे के संकट से मुकाबले के लिए कुछ कर रहा है? स्वराज अभियान में हमने एक यात्रा निकाली थी अक्टूबर के महीने में। दरअसल सूखा शुरू तब हो चुका था, जागे तो हम अब हैं। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमने देश के सबसे जो सूखाग्रस्त इलाके थे उनमें यात्रा की। हर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, अनुरोध किया कि क्या किया जा सकता है। जिसने मिलने की इच्छा व्यक्त की जाके मिले उनसे। बुंदेलखंड में हमने सर्वेक्षण किए, हमने लोगों के सामने हकीकत रखी और किसानों को संगठित किया उसकी आवाज उठाने के लिए। जय किसान आंदोलन की तरफ से हमारा प्रयास 6 महीने से चल रहा है, लेकिन हम तो बहुत छोटी ताकत हैं। जो काम सरकार कर सकती है, जो काम राज्य सरकारें मिलकर कर सकती हैं, वो काम हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इसी का इंतजार है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन का ही इंतजार है सरकार की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए योगेंद्र जी। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आवाज एट 9 में खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील के यूके बिजनेस को बेचने को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। एक तरफ तो टाटा स्टील के अधिकारी संभावित खरीदारों से बातचीत के लिए लंदन पहुंच गए हैं, वहीं कारोबार बिकने से कोई नौकरी ना जाए इसकी कोशिश में ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी साजिद जावेद ने मुंबई आकर साइरस मिस्त्री से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के बाद जावेद ने कहा है कि टाटा स्टील 11 अप्रैल से यूके बिजनेस को बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगी। टाटा स्टील की
कंपनी स्कंथोप यूनिट को खरीदने के लिए ग्रेबुअल रेस में है और इसके अलावा कंपनी यूरोप के बाकी कारोबार को बेचने के लिए भी बातचीत कर रही है। कंपनी थाइसन ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर के लिए बातचीत कर रही है और इस जॉइंट वेंचर में थाइसन ग्रुप का यूरोप का कारोबार और टाटा स्टील की नीदरलैंड का प्लांट शामिल हो सकता है। इस जॉइंट वेंचर से कंपनी का $2 अरब कर्ज कम करने का प्लान है। कैबिनेट ने आज स्पेक्ट्रम और क्रूड पॉलिसी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नई क्रूड इंपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस फैसले से ओएमसीज मिलकर क्रूड इंपोर्ट अब कर सकेंगी। वहीं सरकार ने नई स्पेक्ट्रम पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। जितने भी तेल में हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको कच्चे तेल की खरीद करनी पड़ती है। तो कच्चे तेल की खरीद करने में उनको स्वायत्तता मिले, उनको तुरंत फैसले करने का अधिकार मिले और बाजार की स्थिति और निवेश की संभावना में उचित समन्वय हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसीलिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। बात करते हैं अब शेयर बाजार में हुआ आज कारोबार की। बाजार में एक दायरे में ही आज कारोबार हुआ है। दिन भर बाजार अपनी दिशा तय नहीं कर पाया। हालांकि आखिर में हरे निशान में ही आज बाजार बंद होने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स में 17 तो निफ्टी में 11 अंकों की बढ़त रही है। हालांकि आज मिड कैप शेयरों में शानदार कारोबार हुआ और इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। हालांकि बैंकिंग शेयरों की बात करें तो इनमें हमने आज भी गिरावट देखी है और इंडेक्स 0.5% गिरकर आज बंद हुआ है। 35 दिन से लगातार चल रही ज्वेलर्स की हड़ताल को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिल गया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित ज्वेलर्स के विशाल धरना प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर राहुल गांधी ने ज्वेलर्स को भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ एक्साइज के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यापारियों का पेट काटकर सरकार मेक इन इंडिया को सफल नहीं बना सकती। ज्वेलर्स को लेकर राहुल और सरकार आमने सामने आ गए हैं। राहुल के वार पर रविशंकर प्रसाद ने कैसे पलटवार किया है, आइए आपको सुनाते हैं। एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ये आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट है। ये आपको मारा जा रहा है, ये आपसे एक्साइज नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी जी तो आजकल उनको आप कहीं भी निमंत्रण दिए चले जाते हैं, ये उनका अधिकार है, मैं कैसे रोक सकता हूं। वो जेएनयू भी चले गए और आज तक उन्होंने भारत के खिलाफ विरोधी नारों का विरोध भी नहीं किया। तो पिछले 36 दिनों से हड़ताल कर रहे ज्वेलर्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसमें कारीगरों की हालत खस्ता हो रही है। ऐसे में अहमदाबाद के ज्वेलर्स अपने कारीगरों को राहत देने के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। दुकानों पर गिरे शटर और खाने के पैकेटों के लिए लगी ये लाइन ज्वेलरी कारीगरों की बदहाली की कहानी साफ कह रहे हैं। 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ ज्वेलर्स की 36 दिनों की हड़ताल की सबसे ज्यादा मार कारीगरों पर पड़ी है। अहमदाबाद के ज्वेलर्स कारीगरों को पलायन से रोकने के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं और इसी से इनकी गाड़ी चल रही है। हमारी महीने की जो आवक है 3-4 हजार ही है, वो भी निर्भर नहीं अभी। तो ये संस्था हमको डोनेट करती है, खाने वगैरह किट के गेहूँ है, चावल है, चीनी है, सब डोनेट करती है। इसके ऊपर हमारा घर चलता है। बंगाली तो आधा से ज्यादा चला गया अहमदाबाद से खाने के लिए। इधर काम धाम बंद हो गया तो हम तो यहाँ मिल रहा है, सोनी समाज में दे रहा है खाना पीना, इसलिए यहाँ रुका है। अहमदाबाद में कई राज्यों के कारीगर काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 30,000 कारीगर हैं। इनमें से 20,000 बंगाली और 10,000 गुजराती कारीगर हैं। ज्वेलर्स अब इनके लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। सोना चांदी के काम में जुटे हुए बंगाली कारीगर और गुजराती कारीगर दोनों के फूड की सिस्टम अलग है। तो बंगाली लोग जो खाते हैं उनका फूड का इनके लिए जुगाड़ किया गया है और गुजराती सोनी परिवार जो लोग खाता है उनका फूड का अलग से इंतजाम किया है और हम 4 मित्रों मिलकर के ये पूरी सिस्टम चला रहे हैं। ज्वेलर्स की कोशिश है कि कारीगरों को पलायन करने से रोका जा सके, लेकिन अगर हड़ताल और लंबी खिंचती है तो इनके सामने पलायन ही आखिरी विकल्प बचेगा। इस खाद्यान्न सामग्री किट में इतनी सामग्री होती है कि 4 व्यक्ति का परिवार 8 से 10 दिन तक अपना गुजारा कर सकता है। अभी तक 600 किट का वितरण हो चुका है, लेकिन ज्वेलर्स इस बात को लेके इस बार निश्चय करके बैठे हैं कि जहां तक हड़ताल चलेगी अपने कारीगरों को वो खाद्यान्न सामग्री देते रहेंगे। मनीष देसाई, अहमदाबाद।
हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टर्स को मिलने वाले कर्ज को प्रायोरिटी सेक्टर के दायरे में लाया जाना चाहिए। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जरूरत बताई है और कहा है कि वो इस मसले पर वित्त मंत्रालय से बात करेंगी। वाणिज्य मंत्री ने ये बातें बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में कही हैं। इस बैठक में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई है और पिछले 15 महीनों से लगातार देश के एक्सपोर्ट में गिरावट आई है और इससे एक्सपोर्ट सेक्टर की चिंताएं भी काफी हद तक बढ़ गई हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड में इंडस्ट्री, ट्रेड एसोसिएशन, सरकार के अलग अलग विभागों के सचिव और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग में कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ इंडस्ट्री दिग्गज और एक्सपोर्ट सेक्टर के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्होंने इस बात के सुझाव दिए हैं कि देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। We need to focus on being more globally competitive, and for that certainly the Commerce Ministry and DGFT are trying to focus on a lot of these pain points and making doing away with unnecessary regulations, transaction costs and that kind of thing. MSME जो 60% कंपोनेंट है इंडस्ट्री में MSME का और जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उसके लिए उनको एक्सपोर्टर फ्रेंडली बनाने के लिए दे शुड कम अप विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर यूनिट्स एंड देयर शुड बी ए लाइन ऑफ क्रेडिट एट लीस्ट अप टू 25 crores. दे शुड इंक्रीज द लिमिट. उनको इसकी MSME की लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी. Due to this MIP, the price, there's a scarcity of steel in the market, and that is why the price has shot by 25 to 30%. So we exporters don't have steel which is 25 to 30% costly. So then that is why our exports are getting affected. And due to this MIP, the primary steel manufacturers have increased the price and they have taken undue advantage. This is what I have flagged to the ministry. ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में दोबारा 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस बार भी महिलाओं को राहत दे दी गई है। कानून व्यवस्था की हालत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्कूल बसों को भी ऑड इवन के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूल छोड़ने जाने वाले पेरेंट्स को भी छूट दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि CNG के स्टिकर्स की कमी नहीं है और इसके अलावा 400 पर्यावरण बसें चलाई जाएंगी। नियम तोड़ने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 13 साल के अक्षत मित्तल ने अपनी कार पूलिंग प्लेटफॉर्म oddeven.com को बेचने के बाद अपने अगले वेंचर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस किडप्रेन्योर की आगे की क्या योजना है, जाना हमारी संवाददाता ईशा शर्मा ने। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ग्रेजुएशन या MBA जैसी ऊंची डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। 13 साल के स्कूली छात्र अक्षत मित्तल ने ये बात साबित कर दी है। इन्होंने अपनी पहली वेबसाइट oddeven.com को orahi.com को बेचकर अपने अगले वेंचर की तैयारी शुरू कर दी है। इसे खरीदा है राइड शेयरिंग यानी कारपूल प्लेटफॉर्म ओराही ने। हालांकि सौदे की रकम का खुलासा नहीं हुआ है। इससे मिले पैसों का इस्तेमाल अक्षत एंटी करप्शन वेबसाइट बनाने में कर रहे हैं। मैं अपना नेक्स्ट वेंचर में डालूंगा इसे एंटी करप्शन ऐप के बारे में। उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो करप्शन को और जो आपके इश्यूज हैं अलग अलग। oddeven.com को अक्षत ने पिछले साल दिसंबर में शुरू किया था, जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन रूल लागू करने का ऐलान किया था। इस वेबसाइट पर 30,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। अक्षत ने इसे बेचते वक्त वो सारे सवाल किए जो एक एंटरप्रेन्योर अपने ब्रांड को लेकर पूछता है। थोड़ा सा शुरू में वो था कि क्यों, क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, तो काफी लॉजिकल क्वेश्चंस थे जो कि मतलब 13 ईयर ओल्ड के लिए काफी अच्छा था। इट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वो सारा का सारा डिस्कशन किया और हमने जितने भी सवाल थे उनको लाइन बाय लाइन बैठ के जवाब दिया, उसको पूरी तरह से संतुष्ट किया और उसके बाद में हमने पेपर साइन किया। अक्षत अगले 1 साल तक ओराही के एडवाइजरी मेंबर रहेंगे। साथ ही ओराही इन्हें मेंटर भी करेगा। ईशा शर्मा, दिल्ली। बात करते टाटा मोटर्स की नई हैचबैक कार की। छोटी हैचबैक में आज से एक और नई खिलाड़ी आ गई है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद टाटा की टियागो आज लॉन्च हो गई है और टियागो की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,20,000 से 5,54,000 रुपए के बीच है। कंपनी ने कीमत को तो काफी कंपेरेटिव यहां पर रखा है, लेकिन ये मार्केट गिमिक है क्योंकि टियागो के बेस वेरिएंट में AC भी नहीं है और बाजार में इसका मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 और मारुति सिलेरियो से है। टियागो में पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी है।
आईफोन के एन्क्रिप्टेड डेटा को लेकर अमेरिका में उठे बवाल के बाद अब व्हाट्सएप ने भी अपनी मैसेजिंग सर्विस सिक्योर कर ली है। इस एन्क्रिप्शन से सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज पढ़ सकते हैं और इसे कोई भी जांच एजेंसी या हैकर ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि खुद कंपनी भी इस मैसेज को पढ़ नहीं पाएगी। ऐसे में अगर सरकार को कभी किसी केस में व्हाट्सएप चैट पढ़ने की जरूरत पड़ी तो भी मुश्किल होगी। बता दें आपको कि आईफोन और ब्लैकबेरी के फोन पहले ही एन्क्रिप्टेड होते हैं और ब्लैकबेरी की बीबीएम सर्विस को लेकर भारत में सरकार के साथ पहले ही तनाव का माहौल है। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक विशेष पहल की है। आज दिल्ली में उन्होंने 80 देशों के राजदूतों को अक्टूबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। साथ ही उनसे राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। शिवराज ने कहा कि एमपी में निवेश के अच्छे मौके हैं और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लाल फीताशाही को खत्म कर सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। उन्होंने राजदूतों को 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सिंहरत कुंभ में भी शामिल होने का आमंत्रण दिया। 26,000 हेक्टेयर का लैंड बैंक तो आज हमारे पास वेबसाइट में है। आप जहां उंगली रख देंगे दूसरे दिन लैंड ऑनलाइन हम आवंटित कर देंगे जमीन। वहां कहीं अधिग्रहण का चक्कर नहीं है, इक्विजेशन की परेशानी नहीं है, भूमि की उपलब्धता, 24/7 पावर। बिजली 10 साल पहले मध्य प्रदेश में थी 4,500 मेगावाट और आज हम पहुंच गए लगभग 17,000 मेगावाट पर। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कमला 83 साल की थी और कुछ समय से बीमार चल रही थी। आज सुबह उन्हें सांस में तकलीफ के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। 2014 में ही आडवाणी दंपति की शादी के 50 साल पूरे किए थे और इन्हीं सालों में कमला आडवाणी ने अपने पति के राजनीतिक करियर में उनका पूरा साथ दिया। वो आडवाणी जी के साथ उनके चुनाव प्रचार, रैलियों और सभाओं में शामिल रही। कमला आडवाणी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।